हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और अपने चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं TGT PGT एस्टेट, जो कि सिलेबस के अनुसार हम क्लासेस डाल रहे हैं। तो सिलेबस के अनुसार आज हमारी क्लास नंबर 18 होगी और अभी तक क्लास नंबर 17 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और ये सभी वीडियोज़ आपको जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी और उसी के अंतर्गत ये आपको सारी वीडियोस वहाँ पर इकट्ठी मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो भी नया कैंडिडेट जुड़ रहा है वो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूफी काव्य। और इससे पहले वाली वीडियो में आप 2-3 वीडियो मैंने भक्ति काल से संबंधित डाल दी हैं। आदिकाल हमने संपूर्ण कर लिया है और भक्ति काल के अंतर्गत हमने भक्ति काल के जो प्रस्तावना थी उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने संत काव्य पढ़ा और फिर हमने सूफी काव्य के जितने भी कवि थे और उनकी रचनाएं थी वो सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। लेकिन आज की इस वीडियो में जितने भी सूफी काव्य धारा के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, उन सभी पर आज हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। लेकिन इससे पहले ये कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाखानों की रचना जान कवि ने की। अब देखो, जान कवि, ये मैं सभी कवियों के नाम आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार TGT या PGT एस्टेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा कवि भक्ति काल का है और कौन सा कवि रीति काल का है। तो इसलिए सभी कवियों का आपको पता होना चाहिए। भक्ति काल की समय सीमा जो है 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक जो है भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। तो 1700 मैंने कहा, तो 17वीं शती के अंतर्गत के मध्य संख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें कि सबसे अधिक प्रेमाखानों की रचना किस कवि ने की, तो वो है जान कवि ने। इम्पोर्टेंट है ये। और इनका रचना काल 1612 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक माना जाता है। तो जान कवि के बारे में आपको जान लेना चाहिए। और जो जान कवि थे जिन्होंने सबसे अधिक प्रेमाखानों की रचना की, तो उनकी रचनाएं कितनी है, तो जान कवि ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 ग्रंथ जो हैं वो प्रेमाखान के हैं। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कौलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी। अब रूप मंजरी नंदास की है और कथा रूप मंजरी कहे तो जान कवि की है। कथा पिजरशा साहिजा देवो देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मंजनू। तो जान कवि की ये रचना सबसे प्रसिद्ध है और यही पेपर में पूछी जाती है कि लैले मजनू जो प्रेमाखान था उसके रचनाकार कौन है, तो वो हैं जान कवि। और जान कवि की अभी तक आपने जितनी भी रचनाएं पढ़ी हैं तो सभी में आपने एक बात देखी होगी, सभी की आगे कथा जुड़ी हुई है। तो आपको इसको पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। कथा का मतलब कहानी, तो कथा रत्नावली की, कनकावती की, मोहिनी की, कौलावंती की, नल दमयंती की, कलावंती की, ठीक है, और इस तरीके से कथा कलंदर की। तो इस तरीके से आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ध्यान रखना है, 17वीं शताब्दी के मध्य में सबसे अधिक प्रेमाखानों की रचना करने वाले कवि जान कवि थे। जान कवि के कुल ग्रंथ की संख्या 78 है और जान कवि ने 78 ग्रंथों में से 29 ग्रंथ ऐसे हैं जो सूफी प्रेमाखानक हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें आपको याद रखनी है। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। अब जो लैला मजनू जो फारसी का आख्यान है उसी को लेकर इन्होंने एक रचना रची और उस रचना का नाम है लैले मजनू। ठीक है, काव्य की रचना की। और लैला मजनू मैंने बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस कवि की रचना है, तो ये जान कवि की है। अब जान कवि की भाषा के बारे में
जान कवि 17वीं शताब्दी के सबसे अधिक ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं। 78 ग्रंथों की रचना की। 78 में से 29 ग्रंथ ऐसे हैं जो प्रेमा खान के हैं। लैला मजनू नामक काव्य की रचना की, जो कि फारसी लैला मजनू आख्यान को लेकर इन्होंने इसकी रचना की। अब इनकी भाषा के बारे में बात कर ले तो जान कवि की जो भाषा है वो राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है, राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा है। फिर अगला कवि आता है दामोदर कवि। तो दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा, अभी अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारे जितने भी सूफी कवि थे और उनकी रचनाएं थी वो सारे मैंने उस वीडियो में बता दी थी। तो दामोदर कवि जो थे, इनके रचना का नाम था लखन सेन पद्मावती कथा। इस कथा को क्या कहा जाता है? वीर कथा भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा है, सत्यवती कथा इंपॉर्टेंट है, ये किसने लिखी थी? ईश्वरदास ने लिखी थी। तो इस कथा को, इस रचना को भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। ये प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, ये बताना यहाँ पर जरूरी था और ये प्रश्न में पेपर में भी पूछा जा सकता है। मरगावती की रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। देखो, जितने भी मैंने एस्टेट दिए हैं तो उनमें से ये प्रश्न तो बहुत ही कम पूछा जाता है कि कौन सा कवि किसके दरबार में थे, किसके आश्रित थे, लेकिन फिर भी आपको अपने ज्ञान के लिए पता होना चाहिए कि जो मृगावती नामक ग्रंथ लिखा, जो सूफी ग्रंथ लिखा कुतुबन ने, वो शेख बुरहान के शिष्य थे। ध्यान रखना है, कुतुबन के अगर गुरु का नाम पूछे तो शेख बुरहान बताना है। और ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। ठीक है। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुरी की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। ये मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेल से भी इनकी एक वीडियो डाल दूंगी, तो ताकि आपको इनकी रचनाओं की जो कथा है वो समझने में आसानी रहे। जो भी प्रमुख कथाएं हैं 6-7 जो सूफी का प्रेमा खान की हैं, उन सब की मैं डिटेल से एक वीडियो डाल दूंगी। तो मृगावती नामक जो रचना है, ये इसके रचनाकार तो है कुतुबन, और ये इसमें एक राजकुमार है और एक रानी है। तो रानी कहाँ की है? राजकुमार तो है राजकुमार जो है चंद्रनगर के गणपति देव का राजकुमार है, और जो रानी है मृगावती, वह रूप मुरारी की कन्या है। इन दोनों की, यानी कि इसके अगर नायक और नायिका की बात करें तो मृगावती नामक रचना का जो नायक है वो राजकुमार है और जो नायिका है वो मृगावती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी प्रेमा खान का पहला कवि माना है और मृगावती को पहली रचना माना है। ठीक है। मंचनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमा खान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। आप देखेंगे कि पहले की जो भी रचनाएं हैं वो उसमें एक से एक राजकुमार के एक से अधिक पत्नियां होती थी, लेकिन हिंदी का ऐसा पहला कौन सा प्रेमा खान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव दिखाया गया है, मतलब जिसमें बहुपत्नीवाद कम ही मिला है देखने में, तो वो रचना है मधुमालती। और मधुमालती रचना की रचनाकार कौन है? मंचन। ठीक है। मधुमालती की अब नायक और नायिका की बात कर लेते हैं। तो मधुमालती में नायक कौन है? मनोहर, और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती। मैंने आपको बताया था कि सूफी प्रेमा खान के जितनी भी रचनाएं हैं, अधिकतर रचनाओं के जो नाम है उसके नायक और नायिकाओं के ऊपर रखे गए हैं। तो मधुमालती खुद ये नायिका के नाम पर आधारित है और इसका नायक कौन है? मनोहर। मैं से है मधुमालती, मनोहर। ठीक है, ध्यान रखना है। इन दोनों की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से इसमें चलती है।
तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉइंट आता है कि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक, यानी कि जब हम हिंदी साहित्य की आत्मकथाओं की बात करें तो सबसे पहले आत्मकथा आती है बनारसी दास द्वारा रचित अर्धकथानक। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ये सबसे पहले लिखी गई आत्मकथा है। इसमें 2 प्रेमाखानक हैं, एक तो मृगावती और एक मधुमालती का उल्लेख किया गया। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे बनारसी दास की द्वारा रचित आत्मकथा अर्धकथानक एक ऐसी आत्मकथा है, कहने को तो वो आत्मकथा है, अर्धकथानक जो आत्मकथा का नाम है ये। और किसने लिखी अर्धकथानक के नाम से आत्मकथा? बनारसी दास ने लिखी। लेकिन ये एक ऐसी आत्मकथा नामक रचना है जिसके अंतर्गत मृगावती और मधुमालती दोनों का उल्लेख मिलता है। तब घर में बैठे रहे नाइन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। ठीक है, तो इन दोनों का नाम इस कथानक के अंतर्गत आया है। सन 1643 यानी कि संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर, ये आप छोड़ दें, इसे छोड़ दें, जायसी कृत। अब अगले कवि की बात करते हैं जायसी की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जहाँ से आपके टीजीटी, पीजीटी एस्टेट, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। क्योंकि अगर जायसी प्रेम धारा को देखें तो इसके मुख्य कवि के सूफी प्रेम धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो जायसी को माना जाता है। इस हिसाब से जायसी की जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जायसी की एक प्रमुख रचना है पद्मावत, और जिसकी रचना काल है 1540, मैंने बताया था। और इसके अंतर्गत कुल कितने खंड हैं? तो कुल इसमें 57 खंड हैं। अगर पद्मावत को आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो पद्मावत मैंने डिटेल से पढ़ा रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले वीडियोस में। असिस्टेंट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसकी तैयारी भी हम अपने चैनल पर करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप पद्मावत को डिटेल से पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो जायसी थे इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी पद्मावत। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। 1540 में इसकी रचना की गई। और इनका जायसी का जो प्रमुख अलंकार है वो उत्प्रेक्ष अलंकार था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाखानों का उल्लेख किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी से पहले जो 4 प्रेमाखान लिखे गए थे, ये कौन कौन से थे? मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। इन चारों प्रेमाखानों का इन्होंने उल्लेख किया है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिनी यानी कि मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो जायसी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको छोड़ना नहीं है। तो जायसी जो थे वो कौन से शेर शाह के कौन से राजा के समकालीन थे? तो ये शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। ठीक है, इनके शिष्य का, गुरु का नाम भी यहाँ पर दे रखा है, सूफी फकीर शेख मोहिदी। जायसी द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और उनके विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो डाली थी सूफी प्रेमा खान की रचनाएं जितनी भी थी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जायसी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, एक पद्मावती, एक अखरावट और एक आखिरी कलाम। अब बात कर लेते हैं एक एक बारी बारी। तो पद्मावती का जो विषय है वो क्या है? पद्मावती के अंतर्गत कुछ पात्र हैं जैसे नागमती, पद्मावती और रतन सेन। इन तीनों की प्रेम कहानी है, यानी कि जो राजा रतन सेन है इसकी पत्नी नागमती होती है और राजा रतन सेन जो है पद्मावती के बारे में जानकारी जब इन्हें हो जाती है, पद्मावती के रूप और सौंदर्य का इन्हें पता चलता है, तो ये पद्मावती को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं और उसके वियोग में नागवती वियोग खंड भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत ही आता है, पद्मावत के अंदर ही आता है नागमती वियोग खंड। तो तीनों की कहानी इस प्रकार से इसमें चलती है। तो इन तीनों की प्रेम कहानी है। उसके बाद आता है अखरावट। अखरावट इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछ लेंगे कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई नामक रचना कौन सी है?
तो वह रचना है जायसी करत अखरावट। अखरावट से आप कैसे समझेंगे, जैसे कि पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो अनपढ़ होते थे वो कहेंगे अरे तुम्हें कोई अक्षर आता भी है या नहीं आता। अक्षर से मतलब एक एक अक्षर, एक एक वर्ण। और हमारी वर्णमाला का आपको पता ही, हिंदी की वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर यहाँ पर सिद्धांत निरूपण किया गया है अखरावट के अंतर्गत। तो इसकी विषय वस्तु यही है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसके बाद आता है आखिरी कलाम। यहाँ से भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। ये हमेशा अधिकतर प्रश्नों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कयामत का वर्णन जायसी करत कौन सी रचना में मिलता है। तो कयामत का जो वर्णन है वो आखिरी कलाम नामक रचना में मिलता है तथा मुगल बादशाह बाबर की इसमें प्रशंसा की गई है। एक इन्हीं का और है, 3 तो प्रमुख रचनाएं हैं, उसके अलावा कुछ और रचनाएं भी हैं जो जायसी करत हैं। तो उनमें है चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। तो जो चित्ररेखा है ये एक प्रेमा खान है, और जो कहरानामा है ये आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। इसके अंतर्गत ये कहरवा शैली में लिखी है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। अब कुछ और प्रमुख तथ्यों पर हम बातचीत कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों, तो 3 ग्रंथ कौन से हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। देखो अभी अभी मैंने जायसी के आपको कुछ एक और रचनाएं भी बताई हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं केवल 3 ही ग्रंथों को मानते हैं, और वो तीन ही ग्रंथों का उल्लेख करते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। और 3 ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपित किए गए हैं, और पद्मावत के अंदर नागमती, रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध तो कल्पित और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि जो पद्मावत की कथा है ना, उसका अगर इस कथा को पूरी को, बीच में कथा है, इस कथा का जो पहले का भाग है जिसे पूर्वार्ध कहा गया है, तो जो पूर्वार्ध है वो तो कल्पित है, मतलब उसमें कल्पना ज़्यादा है, और जो उत्तरार्ध है जो बाद में लिखी गई है वो ज़्यादातर ऐतिहासिक है। और ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, ये जायसी द्वारा पूरी की गई। प्रत्यक्ष जो आपकी आंखों के सामने होता है और परोक्ष जो आपकी आंखों के सामने नहीं होता है। तो कबीर ने ऐसी प्रतीति करवाई, प्रोक्ष की प्रतीति करवाई अपने काव्यों के माध्यम से, लेकिन प्रत्यक्ष को अगर कोई सामने लेकर आया तो वह एक ही कवि था, जायसी। ठीक है। अब जो जायसी ने एक रचना लिखी पद्मावत, और पद्मावत के जितने भी पात्र हैं वो सारे प्रतीक रूप में लिए गए हैं, किसी ना किसी का प्रतीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पद्मावत में कौन सा पात्र किसका प्रतीक है। तो पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्नलिखित हैं। तो रतन सेन किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है, और पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। उसके बाद जो हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है। नागमती जो है सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पद्मावती भी बुद्धि का प्रतीक है और नागमती भी बुद्धि का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, और पद्मावती जो है वो सात्विक बुद्धि का, यानी कि परमात्मा या श्रद्धा कहें, उसका प्रतीक है। दोनों में अंतर थोड़ा सा समझ के चलना है। और जो नागमती है वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन ये शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन जो है ये माया का प्रतीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कौन सा पात्र किसका प्रतीक है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास हैं। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति कहा है।
ध्यान रखना है, विजय देवनारायण शाह ने पद्मावत को क्या कहा? अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजिडी कृति, कृति मीन्स रचना कहा है। पद्मावती का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है। मैंने बताया था ये जो नागमती वियोग खंड है ये आपके यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। तो इसमें पद्मावत के अंतर्गत कुल 57 खंड है, तो ये शायद 27वां खंड है, पक्का तो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन नागमती वियोग खंड भी इन 57 खंडों में से एक खंड है जो पद्मावत में रचित है। ठीक है। प्रेमा खान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। जैसे मैंने कल जब रचना पढ़ाई थी आपको, सूफी प्रेमा खानों की जितनी भी रचनाएं थी तो उनके छंद भी बताए थे कि कौन सी रचना के अंतर्गत कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो सभी में मैंने बताया था दोहा चौपाई था। तो प्रेमा खानों में एक परंपरा थी कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा थी। तो वो परंपरा कौन कौन सी रचनाओं में है? मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा और चंदायन। तो ये 5 और छठी कौन सी थी? आलमकृत, माधवानल, कामकंदला में। आलमकृत मतलब आलम की रचना है ये, माधवानल, कामकंदला। तो ये 6 रचनाएं ऐसी थी जिनके अंतर्गत 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देखने को मिलता है। अब कुछ एक ऐसे भी प्रेमा खान है जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। तो वो कौन सी रचनाएं हैं? एक तो पद्मावत और एक चित्रावली। यहाँ पर आपको इकट्ठा अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सूफी कवि उस्मान द्वारा रचित रचना कौन सी थी? चित्रावली। याद रखना है, चित्रावली जो है चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। अब चित्रावली नामक जो ग्रंथ है उसकी जो नायिका है वो चित्रावली ही है और इसका जो नायक है वो सुजान है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। ये इतना था बस उस्मान के बारे में, उस्मान द्वारा रचित चित्रावली के बारे में। ये 2-4 बातें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट कवि आता है नूर मोहम्मद, जिसके अनुराग बांसुरी नामक रचना की थी इन्होंने। नूर मोहम्मद जो थे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोज़तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। ये आप पढ़ें तो पढ़ लें, अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो कौन सी थी इनकी महत्वपूर्ण रचना? ये आती हैं यहाँ पर। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती के प्रेम का कहानी है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं अधिकतर नायिकाओं के नाम पर ही हैं। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्नलिखित विशेषताओं को उल्लेख किया है। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लें, जैसे कि यही प्रश्न है। बताती हूँ पीजीटी एस्टेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको 4 पॉइंट दे दिए, इनमें से एक पॉइंट को यहाँ से असत्य कर देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में कौन सी बात असत्य है। तो सारे पॉइंट्स अगर आपको पता है तो ये आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो अनुराग बांसुरी की क्या विशेषताएं बताई कि इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। मतलब सूफी जो रचनाएं जितनी भी हैं वो सारी अधिकतर अवधी में लिखी गई और राजस्थान मिश्रित ब्रजभाषा में लिखी गई, लेकिन जो अनुराग बांसुरी है इसकी भाषा संस्कृत गर्भित है, मतलब संस्कृत ज़्यादा है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अंतर्गत शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी बांधी गई है। तो इसमें किन 3 चीज़ों का रूपक लिया गया है? शरीर, जीवात्मा और उसकी मन की वृत्तियाँ, इनको लेकर एक रूपक तैयार किया गया और इस रचना की कहानी लिखी गई। तो ये ध्यान रखना है। चौपाई के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। अब यहाँ से आपको पूछ लेंगे कि चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे रखे,
तो अब ये बात यहाँ पर असत्य हो जाती है, क्योंकि इन्होंने दोहे न लिखकर क्या लिखे, बरवे छंद में लिखा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। और यहाँ पर जब मैंने कल रचनाएं पढ़ाई थी तो सबसे अंत में भी इंद्रावती आया था, और यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि सूफी आख्यानों की अखंडित जो परंपरा थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। ठीक है। तो ये आप सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए इसे पढ़ लें। इसके बाद इम्पोर्टेंट है, जो बाकी तो हम पढ़ भी आए हैं, कई बार पढ़ लिया है, लेकिन एक ही जगह पर फिर से आपको दिखा देते हैं कि जो प्रेमाखान काव्य हैं उनके कौन से प्रेमाखान के नायक और नायिका कौन कौन से हैं। तो चंदायन में मैंने बताया था कि इसे लोर कथा भी कहा जाता है। तो लोर और लोरिक कहें या लोर कहें, और चंदा जो है इसकी नायिका है और लोर जो है इसका नायक है। सत्यवती कथा के अंतर्गत राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार कौन है, ऋतुपर्ण है। ये ऋतुपर्ण इसका नायिका है, और ऋतुपर्ण इसका नायक है और राजकुमारी सत्यवती इसकी नायिका है। मृगावती के अंतर्गत जो एक तो राजकुमारी है ये नायक है और मृगावती नायिका है। इसी प्रकार से पद्मावत के अंतर्गत मैंने अभी बताया था आपको, रतन सेन, पद्मावती और पत्नी नागमती। ठीक है, ये तीनों हैं। ये यानी कि नायिका की बात करें तो एक तो इनकी पत्नी नागमती और एक पद्मावती, ये दो नायिका हैं, और रतन सेन जो है इसका नायक है। मधुमालती के अंतर्गत मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद, बताया था ना जब पढ़ा था जब, कि इसका नायक तो मनोहर है, नायिका मधुमालती है। इन दोनों की प्रेम कथा के साथ साथ इसमें एक और कथा साथ चलती है, ताराचंद की कथा, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। माधवानल कामकंदला, ये कामकंदला और माधव, यानी कि माधव इसका नायक है और कामकंदला इसकी नायिका है। रूपमंजरी के अंतर्गत विवाहिता रूपमंजरी, ये भी नायिका है, और कृष्ण कौन है, इसका नायक है। रतन सेन में रंभा और सोमा की कहानी है। ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, और काव्य पंक्तियां फिर मैं एक अलग ही वीडियो में डालूंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां थी, नहीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सूफी प्रेमाखान को लेकर थे, और इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी का भी भला हो सके और मुफ्त में उनकी एस्टेट की तैयारी हो सके। धन्यवाद।